नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एट्रोफिक राइनाइटिस, जिसको उजीना बोलते हैं, उजीना बोल देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड टर्मिनेट बोन्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ नोज में, जिस वजह से जो नोज का फंक्शन, इन्फ्लेमेशन होगा नोज में तो नोज का काम करना बंद कर देगा, है ना। तो जो इंटीरियर टर्मिनेट हैं और जो बोन्स हैं, जो म्यूकोसा है, वो उन सबका एट्रोफी हो गई, उनकी साइज छोटी हो गई। तो जो टर्मिनेट थे यहाँ बड़े बड़े, ये छोटे हो गए, म्यूकोसा भी छोटी हो गई। तो ये जो कैविटी है यहाँ पर नेजल कैविटी, वो बड़ी हो गई, है ना, रूमी हो गई, ठीक है। द नेजल कैविटी आर रूमी एंड फुल ऑफ फॉल स्मेलिंग क्रस्ट। अब क्या होगा कि ये जो कैविटी है यहाँ रूमी हो जाएगी, ज़्यादा एरिया रहेगा, तो यहाँ पर क्रस्ट फॉर्मेशन होगा। फॉल स्मेलिंग क्रस्ट अभी वो देखते हैं कैसे बनता है, यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जमे हो जाते हैं, उस वजह से फॉल स्मेलिंग क्रस्ट बन जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन एट्रोफिक राइनाइटिस समझे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो गया कि एट्रोफी हो गई है नेजल म्यूकोसा और टर्मिनेट में, जिस वजह से जो नेजल कैविटी है वो रूमी हो गई है, ठीक है। फिर इटियोलॉजी में आती है एट्रोफिक राइनाइटिस के दो कॉजेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कॉजेज के लिए अपन की निमोनिक है, हर्निया से याद कर सकते हैं। ऐसे हेरिडेटरी फैक्टर जो ये डिसीज़ है फैमिली में रन करती है, एक को है तो दूसरी को भी हो सकती है। एंडोक्राइनल कॉज क्या है कि सीन एट प्यूबर्टी इन फीमेल्स, तो प्यूबर्टी के टाइम पे देखती है, तो इसका कुछ ना कुछ हार्मोन से रिलेशन है, तो इसको एंडोक्राइनल कॉज भी है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेशियल। तो रेशियल में क्या है, इट इज सीन इन येलो रेसेस एंड अमेरिकन नेग्रोस फैमिलीज, ठीक है, इसमें देखा जाता है। न्यूट्रिशन में क्या है, विटामिन ए, डी और आयरन, इन तीनों की कमी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो क्या होता है, एट्रोफिक राइनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, अगर इम्यून सिस्टम किसी का कमजोर है तो उसमें भी एट्रोफिक राइनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून प्रोसेस। ऑटो इम्यून प्रोसेस से क्या हो गया कि कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल एंड न्यूरोवेस्कुलर एलिमेंट, जो टर्मिनेट वगैरह, बोन वगैरह, इनका रिजॉर्प्शन हो जाए, ये कम हो जाए, तो भी क्या हो सकता है कि रूमी हो जाएगा एरिया और एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाएगी। तो ये थे प्राइमरी कॉजेज, है ना, कोई भी दूसरी डिसीज से रिलेशन नहीं है, इसका खुद से ही हो रहा है ना, इन बिल्ड बॉडी से, ठीक है। फिर सेकेंडरी के कोई दूसरे कॉजेज से, जैसे सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ये ग्रेनुलोमेटस डिसीज से हो जाए। एक्सेसिव कोई सर्जरी कर दी, इसमें टर्मिनेट अपन ने रिमूव कर दिया, तो भी ज़्यादा रूमी हो जाएगा। ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस, ट्रॉमा, पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, है ना, इन सब में क्या हो सकता है कि एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकती है, ठीक है। अब पैथोलॉजी क्या होती है, क्या कॉज है एट्रोफिक राइनाइटिस होने का, ठीक है। देयर ऑकर्स मेटाप्लास्टिक चेंजेस इन कॉल्यूमिनर रिलेटेड टू क्यूबाइडल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जो एपिथेलियम रहता है यहाँ पर म्यूकोसा का, उसमें मेटाप्लास्टिक चेंजेस होते हैं। जो कॉल्यूमिनर नॉर्मल क्या होता है, कॉल्यूमिनर रिलेटेड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में, ठीक है, तो ये चेंज आता है। फिर कैपिलरीज आर डायलेटेड एंड साइज एंड नंबर ऑफ ग्लैंड्स डिक्रीजेज। जो अब म्यूकस ही कम निकलेगा, जो ग्लैंड के नंबर कम हो गए तो म्यूकस भी कम निकलेगा, और जो कैपिलरी हो उसका भी डायलेशन करा दिया यहाँ पर, ठीक है। पेरियार्ट्राइटिस और एंडरट्राइटिस हो जाता है, ठीक है। देयर मे बी एट्रोफी ऑफ बोन ऑफ द टर्मिनेट अलॉन्ग विद एट्रोफी ऑफ नर्व्स। तो बोन के साथ साथ नर्व की भी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, नर्व सप्लाई भी कम हो गई, बोन भी जो है वो भी छोटी हो गई, ठीक है। तो ये है पैथोलॉजी, क्या क्या चेंजेस आते हैं, एपिथेलियम में भी चेंजेस आते हैं, ब्लड वेसल में भी चेंजेस आते हैं, और बोन और नर्व्स में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर में। सबसे पहले डिसीज इज कॉमनली सीन इन फीमेल्स एंड स्टार्ट्स अराउंड प्यूबर्टी, ठीक है, यही अपन ने डिस्कस किया था, फीमेल से मेनली देखी जाती है और प्यूबर्टी के दौरान चालू होती है। देयर इज अ फॉल स्मेल फ्रॉम नोज मेक्स द पेशेंट ए सोशल आउटकास्ट, तो पेशेंट हिमसेल्फ इज अनअवेयर ऑफ द स्मेल ड्यू टू मार्क्ड एनोस्मिया, मर्सीफुल एनोस्मिया। अभी इसको जो इससे क्या आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है इसके नोज से, तो ये मतलब से सब दूर रहना चाहते हैं। तो इससे तो पहले बदबू कैसे आई, सबसे पहले रूमी हो गया एरिया, फिर वहाँ पर क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ, क्रस्ट फॉर्मेशन हो, यहाँ पर बैक्टीरिया आके ग्रो करने लगता है, बैक्टीरिया आके ग्रो करता है तो फॉल स्मेलिंग आती है, और उसको खुद की बदबू नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा होता है ऊपर से पूरी क्रस्ट से, जैसे खुद को बदबू नहीं आती लेकिन बाहर वालों को बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, मर्सीफुल एनोस्मिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट कंप्लेन ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पाइट ऑफ वाइड नेजल चैम्बर। अब कैसे, अब ये है कि अभी तो अपन ने बोला था कि नेजल जो रूम है, वो जो नेजल चैम्बर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन है कि सबसे पहले जो ऑब्स्ट्रक्शन चैम्बर जो है बड़ा हो गया था, वहाँ पर आप क्रस्ट फॉर्मेशन चलोगे, अब एयर करंट बहुत ज़्यादा जल्दी जाएगी, है ना, तो वहाँ पर क्रस्ट फॉर्मेशन होगा, क्रस्टिंग हो जाएगी, जो स्किन है उसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी, पपड़ी जम जाएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पपड़ी जम जाती है, और जो पूरी नेजल कैविटी वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके बाद जब वो पपड़ी निकलेगी तो क्या होगा, एपिस्टेक्सिस होगा, तो ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन शो नेजल कैविटी ऑफ टू बी फुल ऑफ ग्रेज और ग्रेज ब्लैक ड्राई क्रस्ट कवरिंग द टर्मिनेट्स एंड सेप्टम। तो जब अपन एग्जामिनेशन पर नीचे से देखेंगे एंटी राइनोस्कोपी से, तो पूरी ग्रेज ब्लैक ड्राई क्रस्ट देखेंगे अपन को, ठीक है। तो अपन साइन और सिम्टम्स में आते हैं। सिम्टम्स क्या, इट इज़ बायलेटरल कंडीशन, बायलेटरल कंडीशन दोनों नोस्ट्रल्स को इफेक्ट करेगी। फिर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा अपन को, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों देगा, क्रस्ट का फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। अब जब क्रस्ट हटेगा तो नोज ब्लीड होगा। हेडिक भी वही मान लो कि वहाँ पर नर्व्स और उसको इफेक्ट हो रहा है तो हेडिक भी होगी। मर्सीफुल एनोस्मिया बताई दिया, मर्सीफुल एनोस्मिया क्या होता है, ठीक है। साइन में ग्रेस ब्लैक क्रस्ट देखेगा अपन को नोज में, नेजल पैसेज आर रूमी, ठीक है।
टर्मिनेट्स आर श्रिवल्ड एंड डिटैचमेंट ऑफ द क्रस्ट लीव्स ए ब्लीडिंग एंड अल्सरेटेड म्यूकोसा। जब वहाँ से क्रस्ट हटेगा तो ब्लीडिंग होगी और अल्सरेटेड म्यूकोसा रहेगा, ठीक है। इन लेट केसेस सेप्टल परफोरेशन एंड सैडल नोज में बी प्रेजेंट, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लेट केस होगा तो पूरे सेप्टम में भी डिफॉर्मिटी जाएगी, वहाँ भी परफोरेशन हो सकता है, ये बहुत बाद वाली चीज़ है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम समझ गए, ठीक है। देखो इसके इस वाले एरिया में कितना रूमी दिख रहा है पूरा बड़ा सा, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द नेजल स्वैब। तो अपन सबसे पहले नेजल स्वैब लेंगे कि देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया है, क्या ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए अपन एंटीबायोटिक देंगे। एक्सरे करेंगे पीएनएस का कि अपन टर्मिनेट वगैरह देखने के लिए, ठीक है। सीरम आयरन प्रोटीन और एसटीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में आते हैं, तो दो टाइप का ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, है ना। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले नेजल इरिटेशन और रिमूवल ऑफ क्रस्ट। तो जो क्रस्ट जमा हुआ उसको अपन को हटाएंगे और ऐसे हटाएंगे कि ब्लीडिंग ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, वार्म नॉर्मल सेलाइन और एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, उससे क्या करते हैं नेजल डुचिंग करते हैं। नेजल डुचिंग के सबसे पहले कंटेंट देख लो कि इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है। NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइबोरेट। तो NaCl होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम बाइबोरेट होता है, ठीक है। इसका रेशियो होता है 2:1:1, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं नेजल डुचिंग में, इसको एक नोस्ट्रिल से डालते हैं और अपन को पीछे से दूसरी नोस्ट्रिल से निकालना होता है, ठीक है। जिससे कि क्रस्ट जो होते हैं बड़े बड़े क्रस्ट वो लूज हो जाते हैं और धीरे धीरे निकल जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, और क्या कर सकते हैं कंजर्वेटिव में, 25% ऑफ ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, ठीक है। ये कर सकते हैं। आफ्टर क्रस्ट आर रिमूव, नोज इज पेंटेड विथ 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, दिस इनिबिट द ग्रोथ ऑफ प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ग्रोथ रोकता है प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉल स्मेलिंग ब्रेथ के लिए ना, जो बदबू आती नाक से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये 25% ग्लूकोज एंड ग्लिसरीन वो इनकी ग्रोथ को रोकता है। फिर नेक्स्ट आता है लोकल एंटीबायोटिक्स। लोकल एंटीबायोटिक्स को देते हैं अपन, स्प्रिंग और पेंटिंग ऑफ द नोज विद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स हेल्प टू एलिमिनेट सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब जो क्रस्ट हटी वहाँ पर जो म्यूकोसा है वो फ्री रहेगी, मतलब वहाँ से खून निकलने के चांसेस है, प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म ग्रो सकते हैं, तो उसके लिए भी अपन ने दे दिया। और एंटीबायोटिक देते हैं जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, ये वाली केमेंटीन, एंटी ओजिया सॉल्यूशन बोलते हैं। ओजीना मतलब जो अपन एट्रोफिक राइनाइटिस को बोलते हैं, एंटी ओजीना सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, इसको COPD से याद कर लेना, क्लोरमफेनिकोल, स्ट्राडायोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और विटामिन D2, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट इसमें होते हैं। तो कैमिसिटिन याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल इन एरेकिस ऑयल फॉर इट्स वेसोडाइलेटर इफेक्ट। तो अपन एस्ट्राडायोल भी यूज़ करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ करते हैं, गिवन बाय द माउथ प्रमोट्स एंड लिक्विफाइज नेजल सिक्रीशन। तो जो ये नेजल सिक्रीशन उसको लिक्विफाई करता है और निकलने में मदद करता है। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट इंजेक्टेड सब म्यूकोसली इन द नोज में प्रोवाइड सम रिलीफ, ठीक है। तो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में अपन के पास 1-2 सर्जरी। सबसे पहले अपन को करना क्या है कि जो नेजल एरिया है बहुत बड़ा हो गया है, तो अपन को क्या करना है, उसको छोटा करना है। तो अपन यंग्स ऑपरेशन करते हैं। बोथ द नॉस्ट्रल आर क्लोज्ड कंप्लीटली जस्ट विद इन द नेजल वेस्टिब्यूल बाय रेजिंग फ्लैप। तो यहाँ से फ्लैप रेज करके जो नेजल कैविटी उसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने बाद उसको खोलते हैं, जैसे कि जब तक पूरे अंदर के स्ट्रक्चर पूरे नॉर्मल हो जाते हैं। इन दीज केसेस म्यूकोसा में रिवर्ट टू नॉर्मल एंड क्रस्टिंग रिड्यूस। तो जो म्यूकोसा है वापस उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है और क्रस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे बहुत ही अजीब रहेगा, मान के चलो 6 महीने तक पूरी दोनों नाक बंद रहेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन नया आता है जिसमें टू अवॉइड द डिस्कम्फर्ट ऑफ बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, मॉडिफाइड यंग ऑपरेशन एम्स टू पार्शियली क्लोज द नॉस्ट्रल। इसमें सिर्फ पार्शियली क्लोज करते हैं नॉस्ट्रल को, फ्लैप उठा के पूरी तरीके से बंद नहीं करते हैं, ठीक है। फिर एक आइरिस ऑपरेशन होता था पहले। इसमें क्या करते हैं, इम्प्लांट डाल देते थे नेजल म्यूकोसा के अंदर, जिस वजह से कि नेजल कैविटी की साइज कम हो जाती थी। एक और सबलेवियल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू हैव बीन ट्राइड विद सम सक्सेस, ठीक है। तो मेनली यंग्स ऑपरेशन और एरीज ऑपरेशन याद रखना। ये था एट्रोफिक राइनाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कर लेना इसको, ठीक है। थैंक यू।